सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का एक्सरसाइज 5। इससे पहले हम 7th का 1 से 4 तक कर चुके हैं और क्लास 6 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप उसे नहीं देखे तो आप जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप बस चुके। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी IAS विथ वर्मा जी। आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हो। ठीक, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, ये क्या है, नदी द्वारा जब जो नदी द्वारा बाष्पीकृत होकर के जल कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में जाता है और वहाँ क्या होता है, फिर से सघन होकर के बादल का रूप लेता है। और बादल फिर क्या होता है, वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पे यानी कि धरातल पे आता है और फिर नदी में जाता है और फिर क्या होता है, बाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में जाता है। तो ये क्या चक्र निरंतर चलते रहता है। इसी को क्या करते हैं, जल चक्र या जल चक्र बोलते हैं। ठीक, देखिए देखो एक चीज़, क्या हम लोग जैसे जानते हैं कि क्या 22 मार्च को क्या विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कब से स्टार्ट किया गया, 1992 में, 1992 में WTO द्वारा एक फैसला लिया गया था कि 22 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाएंगे। और 1993 से ये क्या स्टार्ट हो गया, 1993 में स्टार्ट हो, 1993 से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, इसे देखो, ये सब बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कुछ रिसर्च किया करो। जैसे क्या यहाँ पे तो बॉक्सेस में दिया हुआ है क्या, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप जिस ईयर परीक्षा देने जा रहे हो, जैसे क्या PCS का हो या फिर UPSC का, आप कुछ गूगल करा करो क्या कि 2022 का थीम क्या था। 2000 जैसे जो भी एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हो, तो 2000 एग्ज़ाम देने से पहले क्या, जाने से पहले इसका थीम जान लो कि क्या 2023 का थीम क्या है। तो 2022 का, जैसे मैं बताता हूँ, 2022 का थीम क्या था, गायब होते भूजल को पुनः बहाल करना, यानी कि अदृश्य को दृश्य में बनाना था। ठीक, ये था 2022 का थीम। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर 2023 का क्या थीम होगा, हर एक साल क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। 2021 का कुछ अलग था, 2020 का कुछ अलग था। ठीक, देखिए दूसरी चीज़ क्या है, मैप 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 को बनाना आना चाहिए और उसके लोकेशन, इम्पोर्टेंट लोकेशन क्या याद रखना चाहिए। जैसे क्या, जैसे इंडिया में, एशिया में क्या है, इंडिया में क्या है, गंगा नदी, ये सब तो यहाँ होंगो नदी है। ठीक, कैस्पियन सागर कहाँ है, कैस्पियन सागर के आसपास कौन सा देश है, काला सागर के पास कौन सा देश है। ठीक, अफ्रीका में विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील का क्या खासियत है, कांगो नदी कहाँ बहती है, कांगो नदी क्या है, भूमध्य रेखा को पार करती काटती है, भूमध्य रेखा को काटती है। कांगो नदी का क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इसका क्या खासियत है, अफ्रीका, ये अफ्रीका में बहती है और क्या भूमध्य रेखा को पार करती है, काटती है। ठीक, नाइजीरिया में नाइजर नदी है। ठीक, नील नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजोन नदी है, सबसे बड़ी अफवाह तंत्र अमेजोन नदी है। ठीक, कहाँ पे बहती है, ये सब इम्पोर्टेंट। जैसे उत्तरी अमेरिका में क्या है, साल्ट लेक सिटी है। ठीक, मिसिसिपी नदी है, इसका क्या खासियत है, मिसिसिपी नदी का क्या खासियत है, ये मिसिसिपी नदी का खासियत क्या है, ये क्या है, इसका सबसे लंबी नदी हो गया नील नदी, सबसे बड़ी नदी हो गया अमेजन नदी। मिसिसिपी नदी यार अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, माइंड से निकल गया, इसे आप देख लिया करना। ठीक, देख लेना। ठीक, ग्रेट बियर झील क्या है, ग्रेट स्लेव झील क्या है, कहाँ पे बहती है, कि इसका क्या खासियत है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसे आप देखा करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या इम्पोर्टेंट है, क्या, जल वितरण पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जल वितरण। आपको पता होगा कि क्या 71% या 72%, कहीं पे 72% दिया हुआ, इसमें NCERT में 72% दिया हुआ, इसीलिए 72% मैंने यहाँ पे लिखा। क्या है, 72% पे क्या है, पृथ्वी की 72% पे क्या है, जल से घिरा हुआ है। और उसमें से क्या है, महासागर में 97.3% बर्फ छादत क्या है, 2% है। भूमिगत जल कितना है, 0.68 है। झीलों का अलवण जल कितना है, 0.09% है। ठीक, स्थलीय समुद्री व नमकीन झीलें कितना है, 0.09%, ये भी है।
ठीक। वायुमंडल में कितना है, 0.0019% है। नदियों में 0.001%। ये क्या, इसको आप ध्यान में रखा करो। इसे क्रमबद्ध दे देगा, 5 दे देगा, 4 दे देगा, इसको बोलेगा क्या, क्रमबद्ध। सबसे ज़्यादा किसमें प्रतिशत मात्रा को क्रमबद्ध सजाएं, ये सब दे सकता है। ठीक। अब एक चीज़ ये ध्यान रखो, क्या लवणता जो है किस में मापा जाता है, प्रति 1000 ग्राम में मापा जाता है। प्रति 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में कितना ग्राम लवण है, इसे मापा जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, प्रति 1000 ग्राम। ऐसे कितना औसत कितना है, 35%। 35 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में 35 ग्राम, 35 ग्राम क्या है, औसत लवणता है। ठीक, देखो अब एक चीज़ ये क्या है, इजराइल का मृत सागर क्या है, 340 ग्राम प्रति लीटर। इसमें क्या है, 1000 ग्राम में 340 ग्राम क्या है, लवण पाया जाता है। इसीलिए क्या है ये, इसमें क्या है, तैराक इसमें पलाव कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि नमक की अधिकता सघन होता है। आपको पता होगा कि पता होगा कि क्या, जिसमें लवण की मात्रा जितना रहेगा उसमें क्या होगा, तैरने में आसानी होगा। इसमें डूबेगा व्यक्ति नहीं डूबेगा। क्यों, क्योंकि इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है, SSC के इस सब में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है क्या, PCS का, कि क्या समुद्र की अपेक्षा नदियों में तैरने में कठिनाई क्यों होती है, अधिक कठिनाई क्यों होती है। या फिर इसका उल्टा पूछ सकता है क्या, नदियों की अपेक्षा समुद्र में तैरने में आसानी क्यों होती है। तो इसका क्या है, क्योंकि नदी की घनत्व क्या है, नदी की घनत्व कम है, और समुद्र का घनत्व ज़्यादा है। इसमें क्या होता है, डूबने से व्यक्ति उतना जल्दी नहीं डूबता है नदियों की अपेक्षा। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। महासागरीय परिसंचरण, तरंगे, ज्वार भाटा व धाराएं। ठीक, ये क्या है, महासागरीय परिसंचरण। महासागर में क्या क्या होता है, तरंग उत्पन्न होता है, ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है, धाराएं आता है। ज्वार भाटा क्या है, ज्वार किसे कहते हैं, पृथ्वी यानी कि समुद्र तल से उठा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, ज्वार। और नीचे यानी कि जो गिरता है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाटा। इसको क्या बोलते हैं, ज्वार। ये उठने को, जो उठ रहा है उसे क्या बोलते हैं, ज्वार, और जो गिर रहा है उसे क्या बोलते हैं, भाटा। ठीक, देखा। तरंग क्या है, समुद्र सतह पर पवन से बहने पर तरंग उत्पन्न होती है। पवन की गति जितनी तेज होगी, तरंग भी उतनी अधिक होगी। आप इसे आसानी से आप घर पे भी कर सकते हो कि क्या तरंग है। एक थाली लेना, उसमें वाटर लेना, पानी लेना, और उसमें फूंक मारना तो क्या होगा, तो जो वाटर होगा क्या होगा, चलने लगेगा। और जितना तेज वाटर पानी पे फूंक मारोगे उतना तेज गति से वो क्या होगा, गमन होगा। वही क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, तरंग। या फिर सिंपल से बचपन में खेलते हो, या फिर भी अभी भी खेलते हो क्या, नदी में या फिर वाटर ये तालाब में क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। जब पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, तरंग। ठीक, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है व गिरता है, इसी को क्या बोलते हैं, तरंग। महासागरीय सतह पर उठता है, गिरता है, उसी को क्या बोलते हैं, तरंग। ठीक, तूफान देखो, तूफान भूकंप ज्वालामुखी उद्गार व जल के नीचे भूस्खलन के कारण विशाल तरंगें उठती है, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। इनकी गति कितना, 700 किलोमीटर प्रति घंटा व ऊंचाई 150 मीटर से अधिक होती है। अब देखो सुनामी किसे बोलते हैं, तब देखो तूफान या भूकंप या ज्वालामुखी से उद्गार होता है। सुनामी किससे आता है, तूफान, भूकंप या ज्वालामुखी से आता है, उसी से क्या आता है, सुनामी आता है। भूस्खलन या फिर भूस्खलन होता है, जैसे क्या, अंटार्कटिका में क्या होगा, भूस्खलन, मतलब कि जो बर्फ़ की चट्टानें गिरेगी, बहुत बड़े चट्टान जब टूट करके गिरेगी तो क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा की गति से क्या होगी, ये गति करते हुए धरातल की तरफ आएगी, और इसकी ऊंचाई 150 मीटर से अधिक होगी। उसी को क्या बोलते हैं, सुनामी। और सुनामी क्या है, ये सुनामी जापानी भाषा है। इसका अर्थ होता है क्या, पोताश्रय तरंग। इसका मतलब क्या होता है, पोताश्रय मतलब क्या, जो हमारे पोताश्रय यानी कि जो पोताश्रय बंदरगाह को नष्ट करने वाले तरंग को क्या बोलते हैं, ये सुनामी बोलते हैं। बंदरगाह को यानी कि जो कोस्टल एरिया को क्या करता है, जब तरंग ये सुनामी आता है तो क्या होता है, टूट फूट जाता है, कोस्टल एरिया को क्या करता है, क्षति पहुँचाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सुनामी। ठीक, अब देखो एक केस स्टडी है।
केस स्टडी क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन से सुनामी के बारे में ये जीएस पेपर फर्स्ट में इसके बारे में ये यानी कि ये दिया है, सुनामी के बारे में सिलेबस में हमारा दिया हुआ है। इसके अभी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। क्लास 11th का एक्सरसाइज जैसे हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें ये सब के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे कि सुनामी क्या है, भूकंप क्या है, ये सब के बारे में एक क्लास लगभग चलेगा। सुनामी भूकंप ये सब के बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसमें पूछा जा सकता है, पूछता है। ठीक, तो जैसे ही सुनामी आएगा तो माइंड में खटकना चाहिए कि क्या एक केस स्टडी हम लिख दें। तो केस स्टडी क्या है कि क्या 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में क्या आया था, एक विशाल सुनामी आया था। ये विशाल सुनामी आया था, ये किससे था, भूकंप द्वारा उत्पन्न हुआ था। क्या जिसका क्या था, अधिकतम क्या था, 9.0%। ठीक, ये इसका कहाँ आया था, सुमात्रा पे, इंडोनेशिया तक आया था। इसमें क्या हुआ था, 10,000 अधिक लोगों के मृत्यु हो गया था और लाखों लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। ठीक, तो ये बहुत बड़ा क्या था, सुनामी था। एनसीईआरटी में तो इसके बारे में पूरा डिटेल लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन उतना हमें नहीं करना है। इसका क्या मेन पॉइंट लेकर के जैसे मैंने निकाल करके लिखा हुआ हूँ उसे उसी तरह से आप ध्यान में रखें। और जैसे सुनामी के बारे में पूछा गया, माइंड पे तुरंत खटकना चाहिए और उसे एक साइड में केस स्टडी बना करके लिख देंगे, तो ये औरों से अलग होगा और मार्क्स गेन करने में यानी कि नंबर उठाने में ये क्या होगा, मदद करेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे पवन के बारे में दिया हुआ है कि क्या बॉक्स में, जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होती है। ठीक, और जितनी तेज पवन बहेगी तरंग क्या होगी, उतनी बड़ी होगी। जितना तेज, अभी मैंने बताया था थाली का एग्जांपल ये थे क्या कि जितनी तेज थाली में वाटर पानी लेंगे और जितना तेज हम फूंक मारेंगे उतना तेज क्या गति करेगा, और उसी को क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। ठीक, और ज्वार भाटा किसे बोलते हैं, दिन में दो बार महासागरीय जल का उठना व गिरना क्या है, ज्वार भाटा कहलाता है। एक दिन में कितने बार आता है, 2 बार आता है। ठीक, और देखो ज्वार क्या है, जल का अधिकतम उठकर तट की ओर आना क्या है, ज्वार आता है। क्या बोले कि ज्वार उठता हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ज्वार, और गिरता हुआ क्या होता है, भाटा। और जल का निम्न स्तर तक आना व तट के पीछे जाना क्या है, भाटा। तट से पीछे जाता है, पीछे खसकता है तो उसको क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। ठीक, बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा व अमावस्या को आता है, अमावस्या का आता है। ठीक, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या रहती है, एक सीधी रेखा में होती है। जैसे क्या बताते हैं कि क्या ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये क्या है, पृथ्वी है। तो ये तीनों रेखा 180 डिग्री पे होता है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे पृथ्वी पे क्या होगा, अधिकतम ज्वार आएगा, ज्वार भाटा आएगा, अधिकतम ज्वार भाटा आएगा। अब देखो क्या बताते हैं कि क्या जब ये गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ये दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तब क्या होगा, ये अधिक ऊंचा उठेगा। तब इसको स्थिति मेंटेन करने के लिए पृथ्वी क्या दूसरी ओर, तो अपने विपरीत दिशा में भी क्या लगेगी, अपनी स्थिति को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी अपना बल लगाएगी विपरीत दिशा में। तब क्या होगा, दोनों साइड पे अधिक यानी कि बड़ी ज्वार भाटा आएगा। ठीक, और लघु ज्वार कब आता है, जब तीनों 90 डिग्री यानी कि समकोणीय स्थिति पे हो। यानी कि क्या है, ये सूर्य है, पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। ठीक, ये क्या होगा, ये समकोण स्थिति पे है। तब क्या देखो, ये मान लीजिए कि ये गुरुत्वाकर्षण बल इधर लगा रहा है। ठीक, और ये इधर लगा रहा है। अब ये इसका क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, बट जाएगा। यानी कि जो फोर्सेज है वो क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यानी कि अब ये इधर लगाएगा, इधर का लगाएगा और ये इधर तरफ लगाएगा, तो अपनी स्थिति को मेंटेन रखने के लिए। तब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, निम्न ज्वार आएगा। ठीक, लघु ज्वार आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि क्या, यानी कि लघु ज्वार कब आता है, सूर्य क्या करता है, यानी कि इधर का क्या लगा रहा है, फोर्सेस लगा रहा है, और पृथ्वी, ये चंद्रमा इधर का लगा रहा है, और पृथ्वी क्या करेगा, इधर की तरफ लगाएगा। जब इधर की तरफ लगाएगा और इधर की तरफ लगाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, निम्न ज्वार आएगा। ठीक, लघु ज्वार आएगा। ठीक, इसी तरह के क्या, यानी कि बृहद ज्वार कब आता है, एक सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, एक तीनों 180 डिग्री पे होगा, तब क्या होगा, लघु ज्वार आएगा। और एक क्या आएगा, जब सूर्य, बीच में पृथ्वी और इस साइड चंद्रमा है, तो भी क्या होगा, लघु ज्वार आएगा। जैसे कि क्या, जैसे सूर्य क्या है, सूर्य लगा रहा है, इधर फोर्सेस लगा रहा है और चंद्रमा इधर लगा रहा है। तब स्थिति को मेंटेन रखने के लिए क्या पृथ्वी क्या करेगा, इसका सूर्य का विपरीत दिशा में इधर लगाएगा, और ये इधर लगा रहा है तो क्या इसके लिए इधर, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या आएगा, लघु ज्वार आएगा, सॉरी बृहद ज्वार आएगा। ठीक,
आई होप इसे समझ गए हो। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करें, अगले सेशन में हम इसे समझाने का कोशिश जरूर करेंगे। ठीक। उच्च ज्वार, उच्च ज्वार क्या है, नौसंचालन व मछली पकड़ने तथा विद्युत ऊर्जा में सहायता होता है। क्यों, कैसे होता है, जैसे उच्च ज्वार आता है तब उच्च ज्वार आता है तब क्या होगा, मछलियाँ जो होती है वो कोस्टल एरिया पे यानी कि साइड में आ जाती है। तो क्या होता है, साइड में आ जाता है तो मछुआरे क्या होते हैं, मछुआरों को समुद्र में अधिक दूरी पे नहीं जाना होता है, क्या करते हैं, आसानी से नज़दीक में जा करके पकड़ लेते हैं। ठीक। और विद्युत ऊर्जा में सहायक कैसे होते हैं, जैसे क्या होगा, ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि क्या होगा, यानी कि यहाँ पे ज्वार आ रहा है और यहाँ पे फिर गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, तब यहाँ पे क्या विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे सहायक होता है। यानी कि यहाँ पे क्या एक सिस्टम होता है, सिस्टम को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देते हैं और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से विद्युत जनरेट होता है। तो ये क्या विद्युत ऊर्जा में सहायता करता है। ठीक। आई होप इसे समझ गए होगा। महासागरीय धाराएं क्या है, सागरीय जल पर अस्थायी पवने द्वारा जलधाराओं की उत्पत्ति। जब महासागर पे क्या होता है, जैसे महासागर पे क्या होगा, सागरीय जल पर अस्थायी पवने जब चल रही है, अस्थायी पवने क्या चल रही है, तो अपने जब जैसे तेज गति से चलेगा, जितना तेज गति से चलेगा तो जितना तेज गति पवन चलेगी उतनी तेज धारा बहेगी। ठीक। तो उसी को क्या बोलते हैं, महासागरीय धाराएं। इससे एक तो विषुवत रेखा पे क्या निरंतर चलते रहता है, इसे मान लिया जाए क्या है, अर्थ है, ये क्या है, विषुवत रेखा पे। अब विषुवत रेखा पे जो हवाएं चलती है वो अपने साथ क्या लेती है, लेके चलती है, ये समुद्री जल को लेकर के चलती है। ठीक। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये विषुवत रेखा। ठीक। अब विषुवत रेखा से जैसे हवा चल रही है कहाँ, पछुआ पवन चल रही है। ठीक। तो हम पछुआ पवन चल रही है तो इधर से आ रही है, यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, सॉरी अफ्रीका आ गया तो क्या होगी, ये इधर चल गई, ये इधर चल गए। और फिर यहाँ से फिर क्या होगा, अफ्रीका के बाद फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्या आ गया, अमेरिका आ गया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक। इधर क्या है, साउथ अमेरिका है। ठीक। साउथ अमेरिका है। तब यहाँ से जब टकरा करके इधर चलने लगती है। ठीक। ऊपर की तरफ चलने लगती है। तो यहाँ इसका नाम क्या है, इसका नाम अलग अलग होता है। जब यहाँ से जब टकरा करके ऊपर चलती है तो इसे केनिंग जलधारा बोलते हैं। अब ये वेस्ट इंडीज़ के पास जो जलधारा होती है उसे केनिंग जलधारा बोलते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये पनामा, जहाँ पे पनामा जल संधि है वहाँ पे इसको फ्लोरिडा का जलधारा बोला जाता है। अब फ्लोरिडा फिर यहाँ से टकरा करके क्या ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। और जब यूरोप की तरफ मुड़ जाती है तो इसको गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और गल्फ स्ट्रीम के नाम से फिर जाना जाता है और फिर कहाँ चला जाता है, ये यूरोप की तरफ चला जाता है। ये सब जलधारा जो है, कौन सा जलधारा है, आप एक मेनली दो धाराएं होती है, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा जो होगा क्या, ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ आने वाली जलधारा रहेगी, वो ठंडी जलधारा रहेगी। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली जलधारा क्या रहेगी, कौन सा, वो गर्म जलधारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अधिक तापमान रहता है, तो अधिक तापमान रहता है तो क्या रहेगा, यहाँ पे गर्म रहता है। तो गर्म जलधारा किधर से जाती है, ध्रुवों तरफ जाती है। कहाँ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ। और ध्रुवों से ध्रुव की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ आने वाली जितनी भी जलधारा रहेगी वो क्या रहेगी, ठंडी जलधारा। आई होप इसे समझ गए होंगे। आप इसे एटलस में और इसमें भी मैप इसमें लगाए हुए हैं, आप एटलस में इसे अच्छी ध्यान से इसे देखें और समझने की कोशिश करें। और जो जलधारा है, इम्पोर्टेंट जलधारा है, उसको क्या याद करें। जो इम्पोर्टेंट जलधारा है उसको मैं बता दूंगा 11th का एक्सरसाइज में, 11th की बुक में, 11th जैसे स्टार्ट होगा उसमें हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसे मैं बता दूंगा। पीडीएफ एक अलग से पीडीएफ इसका चार्ट पीडीएफ बना करके मैं सेंड कर दूंगा, उसे आप ध्यान में रखना। ठीक। जलधाराएं सागर तल पर नदी की तरफ बहती है। किधर बहती है, जलधारा क्या होती है, सागर तल पर नदी की तरफ बहती है। ठीक। इनकी उत्पत्ति के आधार पर गर्म व ठंडी धारा में बढ़ जाता है। उत्पत्ति क्या, अभी मैं बताया था कि क्या दो जलधारा होता है, ठंडी और गर्म। कौन, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाला गर्म जलधारा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आने वाला ठंडी जलधारा। ठीक। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से तथा ठंडी जलधारा ध्रुवों की ओर से चलती है। अभी बताए थे क्या, गर्म जलधारा जो है क्या भूमध्य रेखा से चलती है, किधर, ध्रुवों की तरफ। और ठंडी जलधारा ध्रुवों से किधर चलती है, विषुवत रेखा की तरफ। ठीक।
जैसे कि इसमें यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, जैसे ये क्या है विषुवत रेखा है, ठीक। अब इधर से जो भी धारा आ रहा है इसी को क्या यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से बढ़ गया, यहाँ से बढ़ गया तो इसको क्या बोलते हैं केनिंग जलधारा, केनिंग जलधारा। और यहाँ से क्या होगा केनिंग जलधारा फिर पनामा नहर की तरफ, जो मैं बताया था कि पनामा नहर तरफ इसको फ्लोरिडा का जलधारा बोलते हैं। और फ्लोरिडा का जलधारा फिर यहाँ से इधर तरफ मतलब कि उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ ये बढ़ने लगता है, इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, इसका नाम भी गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम दिया हुआ है। और ये कहाँ जाता है, ये चला जाता है यूरोप की तरफ, उत्तरी अंटार्कटिका के अगवा तरफ, ठीक। और उधर से जो आ रहा है लेब्राडोर की जलधारा, और लेब्राडोर की जलधारा, और ये क्या है ठंडी जलधारा, ये किधर जा रहा है ध्रुवों की तरफ। और जब ध्रुवों जो गर्म और ठंडी जलधारा जो आपस में मिलती है वहाँ पे क्या होती है मछली पालन में सहायक होता है, मछली पालन में सहायक होता है, मतलब वहाँ पे सबसे अधिक मछली पाया जाता है, वहाँ पे सबसे अधिक मछली पाया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है कोहरा बनता है। कोहरा कैसे बनता है, तो क्या क्या होगा ठंडी और गर्म, जब ठंडी और गर्म दोनों जलधारा मिलेगा तो क्या होगा वहाँ पे कोहरा बनेगा, कोहरा यहाँ पे बनता है, ठीक। और यहाँ पे कोहरा बनता है। और इसी तरह से क्या जैसे इक्वाडोर विपरीत धारा, इसको क्या बोलते हैं इक्वाडोर विपरीत धारा, इक्वाडोर, ठीक। इक्वाडोर ये किधर इधर से जा रहा है, ठीक। और ये ब्राजीलियन धारा बोलते हैं। यहाँ पे फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड है ये कौन सा फॉकलैंड धारा है, ये किधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा ठंडी जलधारा। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट जैसे हम्बोल्ट की धारा, ये क्या है पेरू के तट पे बहती है, हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं। फिर विषुवतीय विपरीत धारा क्या है, ये इधर आते हैं। फिर दक्षिणी विषुवतीय धारा, ये फिर पश्चिम से पश्चिम वायु अपवाह, मतलब कि क्या फिर ये ऊपर है, ये क्या आपस में क्या होगा मतलब कि ये चक्कर लगाते रहती है, ठीक। आई होप इसे समझ गए। इसका क्या नकारात्मक और सकारात्मक पहलू क्या है, तो सकारात्मक पहलू क्या है अभी मैंने बताया था कि क्या जैसे इन दोनों जलधारा मिलेगा तब क्या होगा मत्स्य पालन, वहाँ पे सबसे अधिक मछली के उत्पादन होता है, मतलब मत्स्य पालन में मदद करता है। नौ परिवहन में जैसे धारा चलता है तो धारा चलता है, धारा इधर से इधर चल रहा है, इधर से इधर चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हम लोग मैथ में पढ़े थे या फिर जनरल में पढ़ना होता है कि क्या 10th में हमें पढ़ना था कि क्या कि कोई धारा नदी के साथ साथ बहता है तो उसका क्या कम समय लगता है, तो क्या है ये नदी के साथ यानी कि धारा के साथ साथ वो चल रहा है तो क्या होगा इसमें कम समय लगेगा। तापमान का वितरण होगा, मौसमी दशाएं व पर्यटन का बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे तापमान जैसे यहाँ पे क्या होगा तापमान, एक ठंडी जलधारा गर्म जलधारा इधर जा रहा है तो क्या होगा यहाँ पे ये जाकर के क्या है यहाँ पे इसका क्या होगा टेम्परेचर कुछ बढ़ा देगा। और ठंडी जलधारा की इधर आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा टेम्परेचर को कुछ कम कर देगा, और जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे कोहरा टाइप का बनता है, ठीक। और यहाँ पे पर्यटन का बढ़ावा मिलता है, ठीक। इसका नकारात्मक पहलू क्या है, जब दोनों जलधारा बनता है टकराता है, दोनों जलधारा जब टकराता है तो क्या होगा वहाँ पे कोहरा उत्पन्न होता है, कोहरा उत्पन्न होता है तो क्या जब जहाज़ों में टक्कर होने की संभावना होता है। ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर कैसे पिघलता है, जैसे गर्म जलधारा नीचे देखिए, जैसे ग्लेशियर जलधारा ये गर्म जलधारा इधर आती है अंटार्कटिक महासागर में, तब क्या अंटार्कटिक महासागर में आएगी तब क्या होगा यहाँ पे ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होगा। या फिर यहीं पे देख सकते हैं क्या ये क्या गर्म जलधारा कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है ये सब क्या है ये पोलर है, सब पोलर रीजन है, ऊपर पोलर ये सब पोलर रीजन है। तो यहाँ पे क्या है बर्फ़ जमा हो रहा है, तो बर्फ़ जमा हो रहा है तब क्या होगा ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा तब क्या होगा सी लेवल बढ़ सकता है, तो सी लेवल बढ़ सकता है तो कोस्टल एरिया डूब सकता है, ठीक। तो इसका नकारात्मक पहलू ये था क्या ग्लेशियर का पिघलना। आई होप इसे समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो भी क्वेश्चंस पूछना हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, अगले सेशन में हम उसे समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।